कल हम लोग बात कर रहे थे आपके लेजिस्लेटिव ऑर्गन की, यानी लेजिस्लेचर की, और आपको ये बताया जा रहा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग चीज हैं। एग्जीक्यूटिव को सरकार ये भी कहते हैं लोकप्रिय नाम से, और जो एक भ्रम चलता रहता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये एक ही बात है, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग बॉडीज, और जब लेजिस्लेचर इसका संगठन हम लोग देखना शुरू करेंगे, लेजिस्लेचर के ऑफिसर्स देखना शुरू करेंगे, लेजिस्लेचर के कर्मचारी ये देखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे सब कुछ अलग है। इवन सरकार के कर्मचारी लेजिस्लेचर के कर्मचारी नहीं है। लेजिस्लेचर के अपने कर्मचारी अलग, उनका अपॉइंटमेंट अलग, उनकी सेवा शर्तें तय करने का हक वो हाउस के जो ऑफिसर्स होंगे, यानी लेजिस्लेचर के जो ऑफिसर्स होंगे, उनके पास रहेगा। सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार के कर्मचारी अलग हैं, लेजिस्लेचर के कर्मचारी अलग हैं, और जुडिशरी इसके कर्मचारी अलग हैं। जब हम लोग जुडिशियल ऑर्गन पर पहुंचेंगे तो वेदर दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को अपने कर्मचारी नियुक्त करने का हक होगा। और आपको पहले भी कहा गया कि जो कुछ कानून में किया जाता है वो एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोई यहां नाक का सवाल नहीं होता, यहां इस बात का प्रश्न होता है कि जो कुछ किया जा रहा है वो जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा वो उद्देश्य है ये हासिल हो, और जितने अच्छे तरह से हासिल हो सकता है उतनी अच्छी तरह हासिल हो। इसलिए ठीक है कि आगे हम लोग जो प्रोविजंस पढ़ेंगे तो देखेंगे लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी, वो अपने कर्मचारियों को अपॉइंट करने में उन्हीं संस्थाओं की सहायता लेंगे जिन संस्थाओं की सहायता स्वयं सरकार ये लेगी अपने कर्मचारियों को अपॉइंट करने के लिए। अब वो संस्था कौन सी है? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन से ही सरकार के कर्मचारी ये आएंगे, और पब्लिक सर्विस कमीशन ही जुडिशरी और लेजिस्लेचर इसे भी अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने में सहयोग और सहायता ये देगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सपर्ट बॉडी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लेजिस्लेचर के कर्मचारी या जुडिशरी के कर्मचारी ये सरकार के कर्मचारी बन गए। आम जनता जो कुछ समझती समझने दीजिए, वो लॉ के एक्सपर्ट नहीं है। यू आर क्लेमिंग दैट आई एम ए लॉ एक्सपर्ट, और फिर जब आप बेवकूफी की बात करते हैं तब देखने लायक होता है। कल हम कहीं बैठे थे जहां बड़े बड़े लॉ के जानकार बैठे हुए थे। लॉ के जानकार बैठे हुए मीनिंग देयर बाय वे क्लेम करते हैं कि हम लॉ के बहुत जानकार आदमी हैं, और ऐसी बेवकूफी की बात कह रहे थे कि सुन के गुस्सा आ रहा था कि इनकी वकालत की डिग्री छीन लेनी चाहिए, उनके 2 थप्पड़ ये रखने चाहिए। वो कह रहे थे कि सरकार जिन लोगों के खिलाफ निवारक निरोध संबंधी अधिनियमों में कार्यवाही करती है उनमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जरा जरा सी बात पर, जरा जरा सी प्रक्रियात्मक त्रुटि पर डिटेंशन ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं। और इस ढंग से वो बात कर रहे थे, वो शिकायत सी कर रहे थे मानो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसा करके गलत कर रहे हैं। और जबकि अनुच्छेद 22 जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां 1950 से आपको यही स्थिति मिलेगी। लगातार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि जिसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हो उसने कोई अपराध नहीं किया है, आपको आशंका है कि वो अपराध कर देगा, उसने कुछ किया नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे लोक शांति भंग होगी, तो आपकी आशंका सही ही होगी।
ये कैसे मान लिया जाए? भाई आपकी आशंका ही तो है। आपको देखने में कई बार लग सकता है कि आदमी बहुत घमंडी है, जब आप उससे मिलोगे पता लगेगा एकदम सरल आदमी है। आपकी आशंका भरी ही तो है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज वो जिस ढंग से डिटेन करना कहते हैं उससे आप इतना सा भी अलग नहीं हटोगे। ये ठीक है कि सामान्य नियम यह होना चाहिए कि जिसने अपराध नहीं किया उसे डिटेंशन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोकहित देखते हुए कुछ ऐसे लोग जो अपने कार्यों से लोक शांति को भंग कर सकते हैं उनके डिटेंशन को उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज रहे हो अंततः उसने कुछ नहीं किया है, तो इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता। और जब इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता तो एक बड़ी सीधी बात है कि फिर कानून जो कहता है ठीक वैसा ही करोगे, क्योंकि अनुच्छेद 21 तो उसका कहीं चला नहीं जाएगा। और अनुच्छेद 21 क्या कहेगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इससे आप वंचित कर सकते हो किसी को। तो सवाल यह है कि अनुच्छेद 21 और 22 को अगर साथ मिलाकर पढ़ दिया जाए तो व्हाट विल बी द कम्युलेटिव इफेक्ट, उसका संवेद प्रभाव क्या होगा? संवेद प्रभाव यही होगा कि अगर इतनी सी भी इरेगुलरिटी है तो डिटेंशन ऑर्डर को क्वेश होना चाहिए। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए। लेकिन मजेदार है कि जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं, जो ऐसा दावा करते हैं कि वे कानून के जानकार हैं, वे भी ऐसी बातें करते हैं कि सुन के हंसी नहीं गुस्सा आता है। और ये लीगल फील्ड की दुर्दशा है और ये है, इससे इनकार नहीं हो सकता, ये है। और इसीलिए आपको लगता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले लोग कोई जादू कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो गलत पढ़े बैठे हो, तुमने तो गलत ही पढ़ रखा है। अब जब तुमने गलत पढ़ रखा तो वो तो माना नहीं जाएगा, जो सही बात है वो मानी जाएगी। तो तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा जो कानून है वो लागू नहीं हुआ, बल्कि कोई ऊपर से उतरा कानून है जो लागू हो गया है, जबकि कानून यही, व्याख्या यही। आप सही व्याख्या पढ़े ही ना तो इसमें किसी का दोष कहां? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये एक तल पर स्थापित, एक तल पर खड़े स्टेट के आर्गन हैं। और आपको जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में, आपको दिखाएंगे तीनों हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। लेजिस्लेचर के कर्मचारी स्वयं लेजिस्लेचर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लेजिस्लेचर के कर्मचारियों पर स्वयं लेजिस्लेचर कार्रवाई करेंगे। सरकार, उसका कोई नियंत्रण लेजिस्लेचर के कर्मचारियों पर नहीं होगा। लेजिस्लेचर का कोई नियंत्रण सरकार के कर्मचारियों पर नहीं होगा। जुडिशरी अपने कर्मचारी अपने ढंग से अपॉइंट करेगी। लेजिस्लेचर, जुडिशरी में बैठे लोग, उनकी तनख्वाहें सरकार नहीं देगी, वे सब भारत की संचित निधि पर भारित किए जाएंगे।
वे तब राज्य की संचित निधि इस पर भारित होंगे, और संचित निधि इस पर नियंत्रण सरकार का नहीं होगा। दिक्कत यह है कि आप सरकार को छोड़कर किसी बॉडी को जानते ही नहीं, अब सब कुछ सरकार माने बैठे हैं, और आपकी कल्पनाओं में एक राजा है। जैसे पूर्व में राजा होता था, आपकी कल्पना में बस राजा ही है आज भी। जैसे राजा जो चाहता था कर सकता था, ऐसे ही आपकी नजर में सरकार है। जबकि अब राजा की जो शक्तियां 3 प्रकार की थी, वो 3 अंगों को मिल गई। उनमें से सिर्फ एक शक्ति सरकार के पास है, सिर्फ एक शक्ति। तो 1/3 राजा की जो ताकत थी वो सरकार के पास है। लेकिन चूंकि सरकार सारे कामों को करती दिखाई देती है और सारे काम उसी के हैं, सिर्फ एक एक काम अन्य 2 अंगों के पास है। न्यायपालिका के पास न्याय निर्णयन और लेजिस्लेचर के पास विधायन। वो कभी कभी होता है। आज भी हिंदुस्तान में जितने लोग निवास कर रहे हैं, सबके सब मुकदमा तो नहीं लड़ रहे हैं। आज भी मुकदमा लड़ने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी सीमित है, और जिनकी जो मुकदमा लड़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का संपर्क जुडिशरी से है। लेकिन शिक्षा तो सब पा रहे हैं, रेल में तो सब चल रहे हैं, बस में तो सब घूम रहे हैं, हवा तो साफ सबको चाहिए, अतिक्रमण मुक्त रास्ता ये तो सबको चाहिए। तो सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन में, और वो इसलिए क्योंकि सरकार की भूमिका बदल गई है। सरकार अब पुलिस स्टेट नहीं रही है। केवल बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखना यह राज्य का काम नहीं है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट है, इसलिए सरकार का काम बढ़ा, और जब सरकार का काम बढ़ा तो करने वाले बढ़े, और करने वाले बढ़े तो आपने देखा सर्वाधिक कर्मचारी सरकार के ही हैं। क्योंकि सरकार के सर्वाधिक कर्मचारी हैं, इसलिए आपको यह गलतफहमी होने लगी कि जुडिशरी के कर्मचारी भी सरकार के कर्मचारी हैं। आपने अपनी बुद्धि पर जोर देना ही बंद कर दिया, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। जैसे जैसे हम लोग प्रवेश करते जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि तीनों ऑर्गन एकदम स्वतंत्र है। ये ठीक है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस ये अपनाई है, इसलिए एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं, सरकार के जो सदस्य हैं, जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और उसका प्रमुख राष्ट्रपति है। राज्यों में वही स्थिति चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की है। तो जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का या तो पार्ट है या उसकी मेंबर है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल वो लेजिस्लेचर के पार्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर हैं, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लेजिस्लेचर सरकार के अधीन है, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने देखा था कल कि लेजिस्लेचर के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, और लेजिस्लेचर के एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कौन थे? प्रेसिडेंट, और राज्यों में गवर्नर। कौन कह रहा था? अनुच्छेद 79 वो कह रहा था कि बाई कैमरल हमारी लेजिस्लेचर ये होगी और प्रेसिडेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होंगे। बाई कैमरल होगी तो फिर उसका संगठन कैसे होगा? ये धारा 80 धारा मुंह से निकलता है क्योंकि आदत हो गई है, जबकि अनुच्छेद बोलना चाहिए। अनुच्छेद और धारा में फर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के जो उपबंध हैं उन्हें अनुच्छेद हम कहते हैं, अन्य में
धारा बोलते हैं, इसका भी कारण होता है और उस कारण को समझ लेना चाहिए। जब भी कोई विधि ऐसी हो जो शक्ति प्रदाता हो, जो मर्यादा और सीमा ये स्थापित करती हो, तो उसके उपबंधों को हम अनुच्छेद बोलते हैं। और जब किसी विधि के उपबंध सिर्फ कंडक्ट को रेगुलेट करते हो तो उसे हम धारा बोलते हैं। जो देश का जनरल लॉ ऑफ द लैंड है वो हमारे आचरण को विनियमित करता है। दैट इज मेड फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ द कंडक्ट। संविदा कैसे करेंगे बताएगा संविदा अधिनियम। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा बताएगा वो। आप किस न्यूनतम नैतिकता का पालन करोगे बताएगा भारतीय न्याय संहिता, पूर्व में आईपीसी। लेकिन आईपीसी बनेगी कैसे, कौन बनाएगा? इसको जो रेगुलेट करेगी वो शक्ति प्रदाता विधि है। उसको हम अनुच्छेदों में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 80 ये बता रहा था कि राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है उसके मेंबर्स कितने होंगे? आपको कहा गया था 250 होंगे। कितने इलेक्ट होकर आएंगे और इलेक्शन की विधि कितनी कैसी होगी? और 250 में से 238 मेंबर होंगे, उनमें से कितने किस स्टेट से आएंगे और किस फार्मूले पर उनका आना बेस होगा, ये सारी बातें हुई थी। और 12 राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से नॉमिनेट करेंगे। तो 4 क्षेत्र आपने देखा था, साहित्य था, कला था, विज्ञान था, समाज सेवा था। उसमें जिन्हें प्रैक्टिकल अनुभव था या विशेष ज्ञान था उन्हें अपॉइंट ये किया जा सकता था। सारी बातें आपने देखी थी। जो यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से राज्यसभा के मेंबर्स ये किस तरह आएंगे, इसका रेगुलराइजेशन पार्लियामेंट अपना कानून बनाकर ये करेगी। दुनिया के सारे देशों में उच्च सदन हैं, उच्च सदनों की उपयोगिता क्या है, इस पर भी बात हुई थी। लोकसभा, इसका संगठन चुनावों के आधार पर होता है, संभवतः अनुच्छेद 81 है वो बताता है। लोकसभा के जो कार्य की अवधि है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग होगी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। उसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने देखी। अब सवाल यह है, इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सदन के सदस्य होना चाहते हैं, संसद के, पार्लियामेंट के, तो व्हाट क्वालिफिकेशन यू मस्ट possess, और आप में कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें, आप में कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता यह है, कोई भी आदमी हो उसमें क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन इतनी हो सकती है कि उसकी सारी क्वालिफिकेशंस एक तरफ रख दें। व्यक्तिगत तौर पर ना हम गांधी के समर्थक हैं, ना हम नेहरू को मानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम दोनों में से किसी को नहीं मानते। होंगी बहुत क्वालिफिकेशंस होंगी, हमें नहीं मालूम। और एक चीज हमारे व्यक्तित्व की और विशेषता है, हम किसी बात पर विश्वास नहीं करते जो किताबों में लिखा है। किताबों में तो हमारे जैसे किसी आदमी ने लिखा ना, जो अनुभव है हम उस पर बात करते हैं। तो मेरे लिए सत्य वही है जो हमें अनुभव हो रहा है। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था, 2 प्रकार की ज्ञान की खोज थी। एक, कुछ विचारक कहते थे
जो अनुभव होता है सत्य सिर्फ वो है। और कुछ विचारक कहते थे सत्य तो अनुभव से अलग है, क्योंकि सत्य होगा तभी तो अनुभव होगा। इसका मतलब यह है कि सत्य है इसलिए अनुभव हो रहा है। लेकिन हमारी मान्यता यह है कि जो अनुभव होता है वो सत्य है। और अनुभव हमें यह दिखाई देता है कि आपने जिस डर से देश विभाजन स्वीकार किया, हिंसा वो उससे ज्यादा हुई, वो उससे ज्यादा हुई देश विभाजन में। और कल कोई ये कहेगा अगर कि हम तुम्हारे, ठीक है, घर में घुसेंगे, हम तुम्हारे घर में रहेंगे और नहीं तो हम लड़ेंगे, तो तुम क्या शांति स्थापित करने के लिए अपना घर छोड़ दोगे? भाई शांति स्थापित की जाती है, ये ठीक है, लेकिन कुछ स्थितियां आ जाती हैं, फिर शांति नहीं चाहिए। फिर अगर लड़ाई होती है तो हो, ठीक है। कृष्ण भी शांति स्थापित कर देते हैं, चाहते तो शांति स्थापित कर लेते हैं, रह कहते थे पांडवों तुम भैया जंगल ही में रहो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। शांति स्थापना होती है लेकिन किसी भी मूल्य पर नहीं, तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम उनके समर्थक नहीं है, ठीक है क्या कि व्यक्ति में डिस्क्वालिफिकेशन, हमारे हिसाब से गांधी नेहरू में क्वालिफिकेशन होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन उनमें ज्यादा है। उनके कामों तो नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर दुनिया में कौन से देश हैं जो आज परतंत्र हैं, हमें जरा नाम गिनाओ। गूगल पर आज खोजना और हमें बताना कि कितने देश आज की डेट पर परतंत्र हैं। इसका मतलब स्वतंत्रता 1947 में न मिलती था, 2024 में मिल जाती, ठीक है। अधिकतम इतना ही तो होता, ठीक है, लेकिन कम से कम जो देश विभाजन हुआ ये तो न होता, ठीक है। तो हम उनके समर्थक नहीं हैं। कोई हो तो हो, हमें उससे भी कोई गुरेज नहीं। आप हैं, बहुत अच्छी बात, आप रहे, लेकिन हमें उनमें कोई लगाव नहीं है। और अभी आप देखेंगे, जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि लगातार ऑर्डिनेंस जारी किए गए और 6 माह करके अवधि बढ़ाई, अंततः सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जो अध्यादेश जारी करने की आपको शक्ति दी गई, ये तब जबकि आपात की दशा हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तब आप इसका यूज करिए। तो उस समय सरकार किसकी थी? क्या आज कह दिया? ये तो बहुत पहले कहा। तो ये जो लोकतंत्र बचा रहे हैं यही तो थे सरकार में उस समय। ये जो ऑर्डिनेंस जारी कर रहा था, कौन जारी कर रहा था भाई? तो कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप हो सकता है उस विचार के न भी रहे जिस विचार के आज तक आप हों, यह भी संभव है। कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन, ये आदमी में इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसकी सारी क्वालिफिकेशंस चली जाए। डिस्क्वालिफिकेशन उसमें एक हो लेकिन इतनी बड़ी हो कि उसकी सारी योग्यताओं का कोई मूल्य ना बचे, यह भी संभव है। डिस्क्वालिफिकेशन एक, हम मान लेते हैं गांधी नेहरू बहुत महान है, लेकिन एक गलती ये इतनी बड़ी है कि इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षमा ही नहीं हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से। तो एक डिस्क्वालिफिकेशन भी आदमी की इतनी बड़ी हो सकती है कि सारी क्वालिफिकेशन खत्म कर दे। और किसी पद पर जाने के लिए क्वालिफिकेशन कुछ, ये तो उसमें होनी ही चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? उस पद पर पहुंचने के बाद उसे जो काम करना है। भाई कोई भी पद पर आप जाओगे तो कोई काम करने के लिए जाओगे ना, तो उस पद पर जाने के बाद जो काम उसे करना है, उस काम के लिए जो क्षमता चाहिए, वो योग्यताएं, वो क्षमताएं उसके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। और विद डिस्क्वालिफिकेशंस,
उसके व्यक्तित्व में नहीं होनी चाहिए, जो उस पद पर पहुंचने के बाद उसे उस पद के अकॉर्डिंग काम करने के लिए अयोग्य और अक्षम बना दे। यह नहीं होना चाहिए। तो लेजिस्लेचर, इसका संगठन हो क्यों रहा है? आपसे कल बात की थी कि राज्यसभा इसका संगठन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका टैलेंट, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका नॉलेज देश के लिए उपयोग होना चाहिए, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने में जिन जिन लोगों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वोट की कीमत तो बराबर है, वो किसी का भी हो, तो वोट मांगने के लिए हमें सबके पास जाना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन वो ऐसे लोगों से वोट मांगना पसंद नहीं करेंगे जो उनकी नजर में अप टू द मार्क नहीं है। वो अप टू द मार्क है या नहीं, ये वो जाने हैं, खुद जाने, लेकिन उनकी नजर में वो कम से कम अप टू द मार्क नहीं है। वो नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे हम काहे मांगे, हम तो अपने घर पे बैठे, हमें कोई इच्छा ही नहीं है कि सब हमें जाने। अरे भाई, ये इच्छा सब में थोड़ी हो सकती है कि सब हमें जाने। मत जाने, क्या हो जाएगा? ठीक है, सब में दूसरों को रोब दिखाने की इच्छा, ये भी नहीं हो सकती। नहीं लड़ते हम चुनाव तो, लेकिन अगर व्यक्ति टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है और उसमें नॉलेज है, तो उसके ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। इसलिए राज्यसभा का गठन हुआ था और ये रखा गया कि भाई ठीक है, वो लोग डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, जो लेजिस्लेचर राज्यों की होंगी, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो उन्हें चुनकर भेज देंगे, 12 लोगों को राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। दूसरा, जो लोकसभा है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की भाषा में, कनाडा की भाषा में या ब्रिटेन की भाषा में हाउस ऑफ कॉमन्स कहे, तो उसके चुनाव लड़ने हैं। ठीक है, तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और चुनाव जीतने के लिए लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं कितनी भी गलत क्यों न हो, उन पर आपको चुप्पी साधनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये होगा ही होगा। आप देखेंगे देश में एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट हुई है, लेकिन देश में घृणा का वातावरण भी बढ़ा है, घटा नहीं है। और वो आज नहीं बढ़ गया, 1947 से ही बढ़ रहा है। चुनाव की राजनीति का ये आफ्टर इफेक्ट है, ये होगा। हमने कहा ना, कोई भी चीज हो, ये नहीं हो सकता कि आप उसे स्वीकारो तो गुण आप ले लो, अवगुण छोड़ दो, ये संभव ही नहीं। होगा कैसे? दोनों आएंगे। तो चुनावी राजनीति का ये अवगुण भी है। अब जो इलेक्टोरेट्स हैं, जो निर्वाचक हैं आपके, वो कितनी भी गलत बात करें, आपको खुद लगता हो कि ये कतई ठीक बात नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी आप उनकी बात को नकार नहीं सकते, हार जाएंगे। और तुम तो लेखपाल की नौकरी छोड़ने को राजी नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों छोड़ दें भाई? और किसी से इतने बड़े त्याग की अपेक्षा क्यों है भाई? आप तो किसी प्रकार का कोई नुकसान अपना व्यक्तिगत जीवन में सहन करने को तैयार नहीं, तो आप ही जैसा आदमी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप छोड़ दें। आपकी अपेक्षा तो देखिए क्या है, ये हो कैसे सकता है? तो इसलिए लोकसभा में बैठे लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, क्योंकि काम तो गवर्नमेंट ही करेगी, उनकी ठीक प्रकार से समीक्षा और आलोचना नहीं कर सकते। इसलिए भी राज्यसभा, क्योंकि वहां बैठे लोग, उन्हें चुनाव तो जाना नहीं, हमें तो जो ठीक लगेगा वो हम कहेंगे, तो हमें कोई इच्छा ही अपेक्षा नहीं है कि हम बड़े प्रसिद्ध हो जाएं। तो फिर हम वो क्यों ना कहें जो हमें ठीक लगता है, मेरे दृष्टिकोण से जो ठीक है। माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक,
मानो या न मानो, मानी तो किसी ने सुकरात की भी नहीं, राम की भी नहीं, कृष्ण की भी नहीं, तो हम तो बहुत छोटी चीज है। अरे भाई उन्हीं की मान ली होती तो बाकी चीजों की जरूरत ही कहां थी, कानून फानून किसी की जरूरत ही नहीं थी। तो जब इतने बड़े लोगों की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन बात कही जाएगी, इसलिए भी राज्यसभा, और राज्यसभा एक रिवाइजिंग चेंबर भी है, इसलिए भी राज्यसभा। और गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट में लोकसभा के प्रति, यह भी आपसे कहा था कि लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होगी, जवाबदेह होगी, और लोकसभा का विश्वास सरकार को हासिल करना होगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो पार्लियामेंट सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई गई है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो पार्लियामेंट की पूरी भूमिका हम देखें तो पार्लियामेंट की भूमिका क्या आ रही, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, ये आ रही है। अब सरकार के कार्यों पर जब नियंत्रण स्थापित करना है तो इस लायक आदमी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जो सरकार के कामों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, ऐसा तो हो। मीनिंग देयर बाय he must have some qualifications and he must not have some disqualifications। ठीक है, कुछ तो होना चाहिए जो उसमें आवश्यक रूप से हो, और कुछ होना चाहिए जो उसमें आवश्यक रूप से न हो, दोनों बातें होनी चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 102 कॉन्स्टिट्यूशन का यह निर्धारित करता है कि पार्लियामेंट, इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, then what qualifications you must have and what disqualification you should not have, you must not have। और हमने फेडरल प्रिंसिपल ये अपनाया है। तो विधायिका राज्यों के स्तर पर भी है, केंद्रीय स्तर पर भी न्यायपालिका है, और राज्य के स्तर पर भी न्यायपालिका है। तो इसलिए राज्य के स्तर पर विधायिका के सदस्य होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और क्या डिस्क्वालिफिकेशंस व्यक्ति में होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इसके संबंध में अनुच्छेद 191 ये बताता है। और दोनों एक जैसी क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस का वर्णन करता है, क्योंकि दोनों जगह जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होगा उसका काम एक ही होगा, और जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन तय की जाती हैं किसी भी पद पर जाने के लिए, वो पद के अकॉर्डिंग होती हैं कि पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को किस प्रकार का काम करना है। और इसीलिए कानून के लोग विद्वान कहे जाते हैं, आम आदमी विद्वान नहीं कहा जाता, क्योंकि आम आदमी से तो पूछो कि किसी पोस्ट पर सेलेक्ट करना है क्या करें, वो कहे कंपटीशन करा लो। अरे कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन तो मेमोरी टेस्ट है। तुम अपने दिमाग में इतना कूड़ा कबाड़ा भर सकते हो, हम नहीं भर सकते। वो तर्क शक्ति की परीक्षा कहां है? हमें न्यायिक पद पर भर्ती करनी है, और न्यायिक पद भी ऐसा जो अल्टीमेट है, जिसके बाद कहीं अपील नहीं होगी। वहां हम कंपटीशन से सेलेक्ट करें। तुम कल 10 क्वेश्चन रट के ले आओगे और भाग्य से हमने वही 10 पूछ लिए, तुम महा के बेईमान, महा के चोर, महा के तुम, ठीक है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तुम कोई निर्वचन नहीं कर सकते और तुम बन के बैठ गए। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन से वहां सिलेक्शन ठीक है जहां ऊपर रिवाइजिंग अथॉरिटीज बैठी है। सिविल जूनियर डिवीजन हम बना देंगे कंपटीशन से, उसके ऊपर तो रिवीजन अपील है ही, अल्टीमेट तो वहां पहुंचना है। लेकिन पद के अकॉर्डिंग देखा जाएगा ना। और जब हम लोग अनुच्छेद 16 पढ़ना शुरू करेंगे देखेंगे बात सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा। एक बेवकूफी की बात है।
भर्ती लाइनमैन की करनी है और तुम कंपटीशन ले रहे हो अंग्रेजी का। अरे भाई भाई भाई, अरे वो अंग्रेजी का क्या करेगा? आपको भर्ती करना है स्टेनो, तो उसकी टाइपिंग स्पीड देखिए ना। अरे भाई, पद के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए ना। पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को जो करना है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस ये होना चाहिए। इससे सिलेक्शन का एक प्रोसेस नहीं हो सकता, जिसे कंपटीशन कहते हैं, वो नहीं हो सकता। सिलेक्शन के अनेकों प्रोसेस ये हो सकते और सिलेक्शन के अनेकों प्रोसेस होने चाहिए। जैसे लेटरल एंट्री अभी एक बड़ा विवाद का विषय बना था। लेटरल एंट्री इस गवर्नमेंट ने नहीं शुरू की थी, बहुत पहले से चली आ रही लेटरल एंट्री, और होनी चाहिए। मेरा स्वभाव नहीं है जीएस पढ़ने का, ये पता रखने की विंबलडन में मार्टिना नवरातिलोवा ने कई बार विंबलडन जीता और कई बार स्टेफी ग्राफ ने जीता। नहीं रख सकते हम याद, इसका कोई उपयोग भी नहीं मेरे लिए। लेकिन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ये हम बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो फिर अगर आईएएस नहीं भी हुए हम, या आईएएस का कंपटीशन हमने नहीं भी क्वालिफाई किया, तो आईएएस के रूप में अपॉइंट करने में दिक्कत क्या है? आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उसे बनाइए। देश के टैलेंट का उपयोग होना चाहिए, लेकिन यह आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता। और ये चुनावी राजनीति का दुष्प्रभाव है कि आपको अंततः छोड़ना ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वही बात है कि कुएं का पानी है, सबने पी लिया, सब पागल हो गए, राजा ठीक है। अब सब कह रहे राजा पागल है। अब राजा के सामने चाह रही है कि वो भी पानी पी ले और वो भी पागल हो जाए, तभी सब ठीक हुआ। अदरवाइज कुछ चाह रहे नहीं। ये चुनावी राजनीति का दुष्प्रभाव है, होगा, कुछ कर नहीं सकते आप। लेकिन जो कुछ होगा मजबूरी में, उसे होने दिया जाए। जहां तक हम संभाल सकते हैं वहां तक तो संभाला जाए, जहां तक हम संभाल ही नहीं सकते वहां तक तो कोई बात ही नहीं भाई, होगा ही होगा। इसीलिए विवेकानंद ने कहा कि हे ईश्वर, हमें इतना साहस दो कि बदली जा सकने वाली परिस्थितियों को बदल सके, और हे ईश्वर, हमें इतना धैर्य दो कि न बदली जा सकने वाली परिस्थितियों को वैसे का वैसा सहन कर सके, और हे ईश्वर, हमें इतनी बुद्धि दो कि दोनों के बीच अंतर कर सके कि किसे हमें सहन करना है और किसे बदलने का प्रयत्न करना है। ना हम सहन करेंगे, ना हम सब कुछ बदलेंगे, क्योंकि सब कुछ बदलने का प्रयास भी आपको थका देगा, कुछ चीजें आप बदल ही नहीं सकते। और सब कुछ छोड़कर बैठ रहना, यह भी एक मानव के तौर पर आपके लिए उपयोगी नहीं। कहा भी वो लिखा है ना कि नरहो न निराश करो मन को, ठीक है, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो बातें तो दोनों ही तरह से है ना। तो इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप में कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? 102 वो कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और उम्र के साथ एक मैच्योरिटी आती है, और वो मैच्योरिटी उम्र से पहले नहीं आती। जैसे जब आप हमारे पास, आप लोगों की बात अलग है, अन्यथा जब बच्चा हमारे पास एलएलबी में आता है तो हम कहते थे बताओ, तुम अभी उस बात का मूल्य ही नहीं समझोगे जो हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हारी नजर में मूल्य इस बात का होगा कि कैसे भी हम पास हो जाए और कैसे भी हम नंबर हासिल कर लें। ये तल है, इस तल के बाद तुम्हें पता लगेगा इसका कोई मूल्य नहीं है, ये बेकार की बात है। और तब आप वो जानने के एलिजिबल होंगे जो आपको जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट अपना। इसलिए मना करते हैं कि बताइए, हम पूछते हैं क्यों आना चाहते हो।
अगर पास होने के लिए तो निश्चिंत रहो, 1860 में जो आईपीसी का पेपर आया था वही आएगा 2024 में भी, निश्चिंत रहो पास हो गए। अगर जानना चाहते हो तो जरूर आओ। पास होने के लिए हो सकता है हमारे पास आके नंबर और कम हो जाए, क्योंकि हम बहुत विस्तार लेंगे चीजों में, और चीजों में विस्तार लेंगे तो समय तो 24 घंटे ही है आपके पास, 26 तो हो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहा है और आप जानकारी के लिए, तो आपका विस्तार ज्यादा हो जाएगा, तो आपके पास समय ही नहीं होगा उन चीजों को उतना पढ़ने का जिनसे नंबर आएंगे। तो हो सकता मत आइए। तो हर चीज के लिए एक मैच्योरिटी है, एक एज है, एक एज ग्रुप है। और आप खुद भी देखोगे, जो बात आपको 2 साल पहले समझ में नहीं आती थी, 2 साल बाद बड़ी आसानी से आती है। दिमाग का अपना एक लेवल है, दिमाग की अपनी एक मैच्योरिटी है। तो एज पे महत्वपूर्ण फैक्टर है। पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे, सरकार की पॉलिसीज, सरकार के प्रोग्राम्स, उनकी आलोचना करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने को बैठेंगे, इसलिए दे मस्ट, ठीक है, हैव ए पर्टिकुलर एज। इसलिए रखा गया कि कितना होना चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और वहां मैन ऑफ एक्सपीरियंस, मैन ऑफ टैलेंट, मैन ऑफ नॉलेज होंगे। तो मैन ऑफ टैलेंट, मैन ऑफ एक्सपीरियंस, मैन ऑफ नॉलेज आदमी एक निश्चित आयु पर ही बनता है। अरे एक्सपीरियंस तो समय के साथ आएगा, इसलिए बात 30 वर्ष, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज यू मस्ट कंप्लीट। और लोकसभा 25 ईयर्स, 25 साल ये होना चाहिए। इसके अलावा यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और कुछ क्वालिफिकेशन तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है, उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बेयर में लिखा है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 कहता है कि कुछ क्वालिफिकेशंस जो ये संविधान निर्धारित करता है या इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर संसद अगर कोई विधि बनाती है और उस विधि में यह तय किया जाता है कि ये योग्यताएं संसद के सदस्य में होनी चाहिए, तो वो योग्यताएं आप में हो। और अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं निर्धारित करता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन आप में नहीं होनी चाहिए, या इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर संसद अगर कोई कानून बनाती है और वो ये कहती कि डिस्क्वालिफिकेशन आप में नहीं होनी चाहिए, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ये स्वयं संविधान द्वारा निर्धारित की जाएंगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर संसद द्वारा जो विधि निर्माण किया जाएगा उस विधि में तय किया जाएगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन और कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन ये आप में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए संसद का सदस्य होने के लिए। तो क्या कुछ निर्धारित हुआ? यस, हुआ है। संसद ने अनुच्छेद 102 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनाया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और उसमें उन्होंने कुछ अपराधों का जिक्र किया है कि अगर इन अपराधों में आपको 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे संसद के सदस्य होने से। और उसमें कुछ और अपराध मेंशन है, उनमें अगर 6 महीने की भी सजा आपको हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे संसद के सदस्य होने से। अगर आप गवर्नमेंट के साथ किसी आपूर्ति की संविदा में, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट आपने ले रखा है, या गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट के अधीन कोई कार्य निष्पादित कर रहे हैं, तो भी आप पार्लियामेंट के सदस्य होने के अयोग्य हो जाएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि यदि आप भारत के नागरिक नहीं है, आपने किसी विदेश की सदस्यता ले ली, तो भी आप नहीं हो सकेंगे। अगर आप अनुन्मोचित दिवालिया हैं
तो भी आप संसद के सदस्य नहीं होंगे। दिवालिया के बारे में आप सबने कई बार कहा कि दिवालिया वो नहीं होता जिसके पास कोई पैसे न हो। आपकी परिभाषा ये होती दिवालिया वो जिसके पास कुछ नहीं है, गलत। दिवालिया के पास अरबों रुपए हो सकते हैं। दिवालिया की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि उसकी देनदारी ज्यादा है, उसके बाद लेनदारी कम है। लेनदारी 2 अरब की है और देनदारी 2.25 अरब की है। तो इनफैक्ट कॉन्सिक्वेंटल अगर हम देखें तो उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली देखें, परिणामिक रूप से देखें, लेकिन तथ्यता देखें तो है, तथ्यता तो उसके बाद 2 अरब रुपए है, ठीक है ना। तो दिवालिया अलग बात होती है। और मान लीजिए उसे 25 अरब कहीं से और कुछ पैसा मिल गया और उसने सारा लोन चुका दिया, तो वह उन्मोचित दिवालिया है। और जब तक नहीं चुका है तब तक अनुन्मोचित दिवालिया है। तो जो अनुन्मोचित दिवालिया है, ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं, उन्हें रखेंगे और नहीं रखेंगे जैसी भी स्थिति हो, अगर आप पार्लियामेंट के सदस्य होना चाहते हैं। क्यों? हमने आपसे कहा कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पद के अकॉर्डिंग होती है। लेजिस्लेचर ये संगठित काहे के लिए हो रही? सरकार पर नियंत्रण बनाने के लिए। अब सवाल यह है कि अगर आप अपराधी हो तो सरकार तो तुम्हें कतई ठीक कर देगी, क्योंकि अपराध के लिए प्रोसिक्यूट करना ये सारा काम तो उसी का है, और फिर कम से कम आपको वहां होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अपराधी आप तब नहीं होते जब एफआईआर लिखती है, क्योंकि वो तो झूठ भी हो सकती है। ये भी आम आदमी की एक गलतफहमी है। जब सजा हो गई तब है। अच्छा, एक चीज और समझ ले, हमने आपसे कहा था सजा हो गई और जमानत मिल गई, इसका अर्थ है आपको सजा है। नाउ आप न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं है, आप हिरासत में ही है। ये अलग बात है कि आपको हिरासत में रखने का हक जिसको है उसने आपको घर में रहने की अनुमति दे दी है, ये अलग बात है। यानी जमानत प्राप्त व्यक्ति नोशनली, संकल्पनात्मक रूप से अभिरक्षा में ही होता है। अगर जो सजा मिली उसे स्टे कर दिया गवर्नमेंट, न्यायपालिका ने, गवर्नमेंट गलत निकल रहा था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अपीलेट अथॉरिटी ने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहना चाहिए, जो अपीलेट अथॉरिटी है, तो सजा स्थगित हो गई, तब बात अलग हो गई। अब सजा ही नहीं है, अब तो सजा का स्थगन है। लेकिन सजा का स्थगन नहीं है तो सजा तो कंटिन्यू है। आपको सिर्फ जमानत मिली है, आपको जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि फाइनल वर्ड हमने नहीं कहा, इसलिए हमने आपको अनुमति दे दी कि आप घर में रहो। लेकिन आप घर में मेरी अनुमति से हैं, कुछ शर्तों के पालन पर हैं, और अगर पालन नहीं करेंगे तो वहीं होंगे जहां आपको होना चाहिए, ठीक है। तो सजा का स्थगन अलग बात है। अगर सजा स्थगित हुई, जैसे राहुल गांधी 2 साल की सजा पाए थे, मेंबरशिप चली गई थी, ठीक है। अब आम जनता मूर्ख होती है, आम जनता ये बता रही सरकार ने ले ली मेंबरशिप। अरे भाई, सरकार ने तो नहीं ले ली, तो कानून ही यही है। आपकी सजा सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी, आप फिर मेंबर हो गए, इसमें सरकार आई कहां, ठीक है। लेकिन चुनावी राजनीति का दोषी यही है, और चुनावी राजनीति तो छोड़ी, जो लाके एक्सपर्ट अपने कहते उन्हीं, वही अपने जाने क्या कह रहा, कुछ तो निहित स्वार्थों में भी कह रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स के नाते हम एक पार्टी के समर्थक हैं इसलिए कह रहे हैं, हम और उस अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ अपनी मूर्खता में कह रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं इसलिए कह रहे हैं। दोनों बातें हैं, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन था, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे व्यक्ति को गवर्नमेंट पर नियंत्रण स्थापित करना है, तो वो इस लायक तो हो। अगर तुम गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट है गवर्नमेंट का, सप्लाई का, या
किसी कार्य के निष्पादन का, तो तुम तो गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोग्राम को कहेंगे अच्छा अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो आप का जो कर्तव्य है, ठीक है, और आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ये परस्पर संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। और संघर्ष की स्थिति में आने की दिशा में व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करता है। इसलिए ये बात रखी गई है कि कुछ क्वालिफिकेशंस आप में होनी चाहिए और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो जो क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उनका निर्धारण हम कैसे करेंगे? पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तय करेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपेक्षा करेगा कि द पर्सन हु वांट्स टू बी ए member of the parliament must have a oath in the prescribed manner before a prescribed authority or make a affirmation। तो आप नोटरी के समक्ष एफिडेविट, आप जब पार्लियामेंट के लिए जब नॉमिनेशन फाइल होते हैं तो आप देखें किसी कैंडिडेट का, तो उसमें नोटरी का एक एफिडेविट लगा रहता है। तो चूंकि ये ऑथोराइज किया गया है, यू मे मेक ए अफर्मेशन बिफोर द पब्लिक नोटरी, दैट इज व्हाई यू आर एग्जीक्यूटिंग सच ए एफिडेविट एंड यू आर गोइंग टू फाइल दैट एफिडेविट अलॉन्ग विद योर नॉमिनेशन पेपर्स। ठीक है, तो ये स्थिति आती है। ऐसी ही वहां दी गई। एक जो महत्वपूर्ण सबसे बात कही गई, जिसके लिए हमने सारी बात कही है, वो कहते हैं ना, एक कप चाय किसी को पिलाना हो तो कई बार 10 लोगों को चाय पिलानी पड़ती है, कई बार एक को चाय न पिलानी हो तो 9 को, ठीक है, चाय सबकी मारी जाती है। ऐसे इतनी सारी बातें जो हमने की वो केवल एक बात के लिए, क्योंकि बाकी सब चीजें लिखी हैं किताबों में, वो आप पढ़ लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। ये कहा कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहता है उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन सा होता है ये लिखा नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है कि किस ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ऑफिस हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, यानी उसके साथ कोई प्रॉफिट अटैच ना हो, पैसे हो लेकिन प्रॉफिट ना हो। कहते हैं वो कैंटीन चला रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी जितना लग रहा है सिर्फ उतना ले रहे हैं। तो पैसे नहीं ले रहे, ये नहीं है, ले रहे हैं, बट जितना लग रहा है उतना, तो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है ऑफिस हो सकता है प्रॉफिट ना हो सकता है प्रॉफिट हो किंतु ऑफिस ना हो सकता है दोनों हो लेकिन गवर्नमेंट के अधीन ना हो। क्योंकि जो कुछ दिखता है वैसा ही है ये नहीं कहा जा सकता, और जो कुछ नहीं दिखता है वो नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। दोनों ही बातें नहीं है। दिखते तो आप बहुत विनम्र हो और विनम्र दिखने की कोशिश भी करते हो, लेकिन कितने विनम्र हो ये यहां से पूछोगे तो पता लगेगा। ठीक है, कितने विनम्र हो ये तो यहां से पता लगता है। वही बात कि आप लोगों से कहते अरे साहब हम तो आपके पैरों की धूल नहीं है, अब वो भी पलट के कहते कि हो तो यार वाकई तुम पैरों की धूल नहीं, तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुरंत तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितने विनम्र हो। तो आप जो दिखते हो वो हो ये भी नहीं है, और जो आप नहीं दिखते हो वो नहीं हो ये भी नहीं है। भाई हमारी मेथोडोलॉजी में भगवान शंकर बड़े अशुभ दिखते हैं। भाई हमारी मेथोडोलॉजी के मुताबिक उनके शरीर पर शमशान की राख है,
मृत्यु जिसे साक्षात माना गया है, मृत्यु का प्रतीक जिसे माना है सांप, वो उनके गले में है। ठीक है, तो समस्त अशुभ वो धारण किए हैं। ठीक है, और सबसे कल्याणकारी उन्हीं को माना। ठीक है, तो जो कुछ दिखता है वही है, ऐसा भी नहीं, और जो कुछ नहीं दिखता है वो नहीं है, ऐसा भी नहीं। इसीलिए कोर्ट बार बार कहता है कि प्रारूप में चीजों को मत देखिए, तत्व में देखिए, तत्व में देखिए। आप किसी ऑफिस के बारे में नहीं कह सकते कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है भी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं भी है, जो भी स्थिति है, तो फिर अगला टेस्ट भी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा ना, अन्य एलिजिबिलिटीज उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं, वो तो बड़ी आसान सी है कि भाई दिवालिया अनुन्मोचित न हो और पागल न हो और ऐसा हो और वैसा हो, सामान्य सी बातें आप पढ़ लेंगे। एक बात कही कि मस्ट नॉट बी, ठीक है, द होल्डर ऑफ ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द थिंग विच नीड्स फॉर ए एक्सप्लेनेशन। इसकी व्याख्या होनी चाहिए, because any definition of office of profit has not been given by the framers in the constitution. That is why this term needs to be interpreted. और आपको मालूम है, यथार्थवादी जैसा कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी। क्यों? संविधान स्वयं कार्यों का वितरण कर रहा है। और आपको बस यहीं से जाने क्यों ये गलतफहमी होने लगती है कि ये ऊंचा और वो नीचा। ये ऊंचा ऊंचा कोई नहीं होता। ऊंचा नीचा क्या होता है? जुडिशरी का काम है कि वो शब्दों के अर्थ बताएंगे, जो अर्थ उन शब्दों के प्रयुक्त होने के स्थान पर, यानी जो शब्द उनके प्रयुक्त होने वाली विधि में स्वयं विधायिका द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए, उनके क्या अर्थ हैं, ये जुडिशरी का काम है बताना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इफ ए पर्सन इज होल्डिंग, देन ही विल बी अनएलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये स्थिति निकल कर आई। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑफिस क्या होता है ये जानना पड़ेगा। अरे भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो तभी जानोगे। तो ऑफिस सबसे पहले जानना पड़ेगा। ऑफिस या पद, ये एक प्रकार की हैसियत होती है जो व्यक्ति से स्वतंत्र होती है। व्यक्ति अलग होता है और वो पद या हैसियत अलग होती है, उसी को ऑफिस कहा जाता है। ठीक है ना। डीआईजी साहब का ऑफिस, तो डीआईजी साहब का ऑफिस वो इमारत नहीं है, क्योंकि डीआईजी साहब का ऑफिस तो नई इमारत बन जाएगी, वहां चला जाएगा। और अगर वो इमारत ही ऑफिस है तो उसे उठा कर ले जाओ दूसरी जगह। और जब उसी को उठा के ले जाना तो फिर उठा के ले भी क्यों जाना, फिर तुम तो वहीं रहने दो। अपने सतर की बेकार का काम क्यों करना। इसका मतलब ये है कि ऑफिस वो दीवाने नहीं होती है, कुछ और है जो अमूर्त है, जो दिखता नहीं। और इसीलिए कानून के लोग विद्वान कहे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कानून के लोगों को विद्वान क्यों कहा जाता है, क्योंकि आम समाज की इसमें बड़ी आपत्ति है कि कानून के लोग ही खाली विद्वान होते हैं। और हम कहते हैं हाँ, सिर्फ कानून के लोग विद्वान होते हैं, वो ये देख पाते हैं जो आप नहीं देख पाते। ऑफिस वो इमारत नहीं है, ऑफिस वो कमरा नहीं है, कुछ है जो अमूर्त है, जो इस सबसे अलग है। और वो ऑफिस क्या होता है? एक हैसियत है। वो हैसियत दिखती नहीं है,
दिखती नहीं, मीनिंग देर भाई ज्ञानेंद्रियों से अनुभव योग्य नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति से स्वतंत्र है, क्योंकि व्यक्ति तो मरेगा। जो आज आईजी कल नहीं होंगे, रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आईजी होंगे। आईजी ना हो ये नहीं है। वही है इंग्लैंड में, राजा मर गया, राजा चिरायु। जब राजा मरी गया तो राजा चिरायु कहां से होगा? राजा व्यक्ति के रूप में मर गया, लेकिन राजा ऑफिस, राजा जो संस्था है वो लगातार जिंदा रहेगी। कोई ना कोई राजा होगा। तो राजा मर गया, राजा चिरायु। तो ऑफिस का मतलब है एक हैसियत, एक कैपेसिटी जो व्यक्ति से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले ऑफिस, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यह होना चाहिए। अगर डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होगी तो प्रॉफिट किसे कहें? अगर कोई ऑफिस यह है और उसके साथ कुछ पिक्यूनरी गेन ये जुड़ा हुआ है, तो क्या हम उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लें? ये गलत है, नहीं माना जा सकता। क्योंकि अगर कंपनसेटरी तौर पर उस ऑफिस के साथ कुछ जुड़ा है, यानी उस ऑफिस से जुड़े हुए कर्तव्य करने के लिए हमें जो खर्च करना पड़ रहा है वो अगर हमें वापस दिया जा रहा है, तो आई एम होल्डिंग ए ऑफिस एंड ड्यू टू होल्ड ऑफ दैट ऑफिस आई एम गेटिंग सम मनी, नो डाउट। लेकिन इसके बावजूद ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो मेरी जेब से खर्च हो रहा वही हमें वापस मिल रहा, तो प्रॉफिट कहां है? तो पिक्यूनरी गेन इट इज नॉट ए एविडेंस ऑफ प्रॉफिट। जांच करनी पड़ेगी कितना खर्च हुआ, क्या वही वापस हुआ, क्या उससे ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ तो कम हुआ, ज्यादा हुआ, जैसे ज्यादा वापस हुआ 2 रुपए और ज्यादा वापस हुआ 2000 रुपए, ये हो सकता है। लेकिन ज्यादा तो हुआ, फिर चाहे 2 रुपए हुआ हो और चाहे 2000, हम ये मानेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। यानी अगर ऑफिस के साथ कोई प्रॉफिट जुड़ा है तो प्रॉफिट कितना कम है कितना ज्यादा है, इट विल बी इमैटेरियल, क्योंकि कानून कहता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनसेटरी दिया जा रहा है, तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं। यानी ऑफिस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कितना हो रहा ये इमैटेरियल है, कम हो रहा ज्यादा हो रहा। प्रॉफिट किस रूप में हो रहा ये भी देखना पड़ेगा, पे के रूप में, सैलरी के रूप में, अलाउंसेस के रूप में। अब तो क्या पे, सैलरी और अलाउंस अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। और किसी भी शब्द के क्या अर्थ होते हैं इसे जानने के लिए शब्दकोश आप उठाएंगे तो उठा लीजिए, लेकिन न भी उठाए तो भी काम चल जाएगा। अब जरा ध्यान दें कि शब्द का प्रयोग कहां पर हो रहा है। आप कहते गूगल पे कर दो, तो गूगल पे 10 रुपए का भी होता है, 20 रुपए का भी होता है, 50 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का भी होता है। तय थोड़ी कि गूगल पे इतने का ही होगा। इसके मतलब अगर किसी को पे मिल रही है तो अनिश्चित है, कितनी मिलेगी तय नहीं, ठीक है ना? कितनी मिलेगी वेरिएशन हो सकता है, इस महीने इतनी मिलेगी, अगले महीने कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और सैलरी ये हमेशा तय है, इतनी ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है? और अलाउंसेस जो भत्ते होते हैं ये एक मद में दिए जाते हैं और तय होते हैं। उन्होंने कहा कि डियरनेस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट, ठीक है, एक मद में दिए जा रहे हैं और तय है, इसे हम भत्ता कहते हैं। तो प्रॉफिट किसी भी रूप में हो रहा है, चाहे पे के रूप में, चाहे सैलरी के रूप में और चाहे अलाउंसेस के रूप में, ठीक है ना?
उसे हम प्रॉफिट मानेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम भत्ता दे रहे हैं इसलिए ताकि ऑफिस दूर है, जहां बैठकर हमें कर्तव्य पालन करना है, और वहां तक जाने के लिए 100 रुपया खर्च होता है, 100 ही हम दे रहे हैं, अलाउंस मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है। और फ्री कार दे रखी है, होता है भाई, पोस्ट की ऐसी डिग्निटी है। अब हमारे राष्ट्रपति साइकिल पर चले, ये अच्छा थोड़े लगेगा। लोग तो मूर्ख होते हैं, लोग तो मूर्ख होते हैं, उनकी तो कोई नहीं होती। बोले प्राइम मिनिस्टर की इतनी सुरक्षा, अरे तो प्राइम मिनिस्टर क्या ऐसे घुमाए भाई? आप सोचो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं उनकी तो इतनी सुरक्षा होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है, क्योंकि एक प्रमुख के मारे जाने से जो आपकी भिनकती है वर्ल्ड वाइड, भाई हम मार दिए गए कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर मार दिए गए, इसका मतलब भारत अक्षम है, अपने प्राइम मिनिस्टर तक की रक्षा नहीं कर सकता। उससे जो मैसेज होता है वो बहुत गलत होता है। इस समय इजराइल के आक्रमण का खतरा है ईरान पे, तो न खामनेई की सुरक्षा जाने कहां ले गए, खामनेई को मत ले जाए। लेकिन अगर खामनेई मारे गए तो इजराइल की बहुत बड़ी जीत है, दुनिया मानेगी कि वो बहुत ताकत में है। तुम अपने खामनेई की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर तुम लड़ो क्या? फिर तो बात वही है, घर में नहीं खाने को अम्मा चली बुलाने को, यानी खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए अन्न और चने तो मौजूद नहीं है। अब वो चबेना, भाई चबेना ये तो खाली टाइम में बैठ के ऐसे ही खा लिया जाता है वो। तो सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा होगी, होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर से ही चलना चाहिए, हम साइकिल से चलेंगे, इससे क्या? जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है, हर पद के साथ कुछ डिग्निटी होती है। तो मान लीजिए डिग्निटी पद के साथ ऐसी जुड़ी हुई है कि आपको बढ़िया शोफर ड्रिवन कार ये उपलब्ध कराई गई है। नाउ इट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कर्तव्य पालन के लिए कार आपको दी जा रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? लेकिन शोफर ड्रिवन कार दी जा रही है, हर समय के लिए दी जा रही है, अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना? तो आप डिसिसिव तौर पर तय नहीं कर सकते कि अमुक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और अमुक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं तय कर सकते। अब ऑफिस है, चलो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी है, लेकिन क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है? ये भी तो चाहिए। ऑफिस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी है, लेकिन वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तो भी व्यक्ति जो उस प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का या सेंट्रल लेजिस्लेचर का सदस्य होने के अयोग्य नहीं होगा, और बार बार मुकदमे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो गया था, आप लोगों को याद हो ना हो, हमारा इंटरेस्ट चूंकि इन विषयों में रहता है इसलिए हमें याद है, अरविंद केजरीवाल का जो पिछला टर्म था उसमें उन्होंने 21 संसदीय सचिव, सारे आपके विधायक सब संसदीय सचिव बना दिए थे। उन संसदीय सचिवों की एमएलएशिप ये चैलेंज हो गई थी कि ये दे कैन नॉट बी द member of state legislature because they are holding a office of profit under the state government, और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक का डिसीजन है, यस दे आर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, और सबकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि चुनाव नजदीक था इसलिए उस बात का बहुत असर नहीं हुआ था, लेकिन अगर चुनाव नजदीक ना होता तो असर होता था, ठीक है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रिसेंटली डिसाइड हुआ था। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जब डिसाइड होगा तो 4 बातें देखेंगे। पहली बात, ऑफिस है, जैसे कोई गवर्नमेंट एडवोकेट हो गया तो फीस ले रहा है,
ठीक है, और कोई ऑफिस थोड़ी है, हम पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे हैं तो ऑफिस कहां है? ऑफिस ही नहीं, ऑफिस का मतलब है कोई हैसियत, जैसे डीजीसी, एडिशनल डीजीसी, ये है ऑफिस, आज है, जो आज है वो कल नहीं होगा, लेकिन ये ऑफिस होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में हम गवर्नमेंट की ओर से आ गए, जैसे आप देखते हैं उन्होंने कहा कि मुकुल रोहतगी या फलाने वकील साहब को, हरीश साल्वे को फलाने गवर्नमेंट की ओर से पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया, तो ऑफिस थोड़ी होल्ड कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दीज आर द ऑफिसर्स, ठीक है ना, ये ऑफिस है। गवर्नमेंट ने आपको कोई लाइसेंस दे दिया कुछ करने के लिए, तो ऑफिस थोड़ी है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अंडर द ऑफिस क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये तो बात हुई। अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कब माना जाए, ये बात रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे।